Hello everyone, this is Kanak, Dr. Kanak Dwivedi from School of Education, BBDU, Lucknow. Welcome back to my video lecture series. As in module 2, as you all know that I am taking your paper Philosophical Foundation of Education, in which I am covering your module 2 and module 3. जो हमारे जितने भी अभी प्रीवियस लेक्चर्स हुए हैं मॉड्यूल 2 के तहत, जिसमें हम लोगों ने लगभग सारे मेजर स्कूल ऑफ फिलॉसफीज़ को कवर कर लिया है, जिसमें आपके सारे इज़म्स जो आते हैं जो हैं आपके फर्स्ट आपकी आइडियलिज़म हम लोगों ने पढ़ा, फिर रियलिज़म, देन नेचुरलिज़म, प्रैग्मेटिज़म, एग्जिस्टेंशलिज्म। तो ये सारे मेजर स्कूल ऑफ फिलॉसफी हैं जो कि मैंने अपने पिछले लेक्चर्स के दौरान इन सारे इज़म्स में हम लोगों ने चर्चा की थी। अब लगभग मॉड्यूल 2 के सारे टॉपिक्स कवर हो गए हैं, तो आज का जो लेक्चर होगा वो बेसिकली किस पे होगा कि जितने भी हमारे मेजर स्कूल ऑफ फिलॉसफीज़ हैं उसकी आज हम लोग कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कंपैरेटिव स्टडी मैम किस प्रकार से कराएंगी, तो कंपैरेटिव स्टडी का जो प्रिंसिपल होता है बेसिकली वो कोरिलेशन प्रिंसिपल पर आधारित होता है। तो कोरिलेशन के तहत जो अलग अलग स्कूल ऑफ फिलॉसफीज़ हैं, जो मेजर स्कूल ऑफ फिलॉसफीज़ हैं, लाइक आइडियलिज्म हो गया, रियलिज्म हो गया, आपका प्रैग्मेटिज्म हो गया, नेचुरलिज्म हो गया, तो इन सारी जो मेजर स्कूल ऑफ फिलॉसफीज़ हैं उनकी हम लोग सिमिलैरिटी देखेंगे और डिससिमिलैरिटी देखेंगे। अब बात करते हैं कि किस परिप्रेक्ष्य में कैसे कौन से कंटेंट पे आधारित वो सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ होंगी। तो बेसिकली लाइक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो होते हैं हर एक फ़िलॉसफी के, उसके आधार पे हम लोग उसका कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। फिर प्रिंसिपल्स एजुकेशनल प्रिंसिपल के आधार पे हम कोरिलेशन या उसकी कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। फिर एम्स ऑफ एजुकेशन के आधार पे सारे इज़म्स की हम लोग सिमिलैरिटी एंड डिससिमिलैरिटी देखेंगे। फिर एम्स ऑफ एजुकेशन के बाद आपका आता है करिकुलम के बाद आपका आता है मेथड्स ऑफ टीचिंग के बाद आता है आपका टीचर, देन डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन के बाद स्कूल। तो ये सारे एस्पेक्ट जो एजुकेशनल एस्पेक्ट्स हैं उनको हम लोग जो अलग अलग फ़िलॉसफीज़ हैं, जो मेजर स्कूल ऑफ फिलॉसफीज़ हैं, उनको हम एजुकेशन के डिफरेंट एस्पेक्ट में रखकर आज हम लोग पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद वन पीपीटी प्रेजेंटेशन। आपको स्लाइड मोड में ये दिख रहा होगा कि स्लाइड में यहाँ पे दिख रहा होगा कि इसमें मेजर 4 स्कूल ऑफ फिलॉसफीज़ दिख रही होगी, जिसमें आपका आइडियलिज्म, उसके बाद रियलिज्म, और देन नेचुरलिज्म, और सबसे लास्ट इज़ प्रैग्मेटिज्म। तो ये 4 मेजर स्कूल ऑफ फिलॉसफी मैंने इस पीपीटी प्रेजेंटेशन में बनाया है। एग्जिस्टेंशलिज्म को नहीं रखा है क्योंकि ये यंगेस्ट फिलॉसफी है, तो उसका कंपैरिजन मतलब उसको हम अलग से ही पढ़ लें। बेसिकली जो ज़्यादा हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है फ़िलॉसफीज़, उनको ही हम कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं आइडियलिज़म की, तो आइडियलिज़म जब हमने एक सिंगल लेक्चर के रूप में भी पढ़ाया था तो उसके सारे एस्पेक्ट को कवर किया था हमने। लेकिन यहाँ पे अब चूँकि हमको कंपैरेटिव स्टडी करनी है तो हमको सारे इज़म्स को ध्यान में रखते हुए इसकी कंपैरेटिव स्टडी करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले जो मैंने आपको बताया कि जो सब्जेक्ट्स होंगे जिसके आधार पे हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, तो उसमें आपका जो सबसे पहले जो आते हैं कि कौन से प्रोपगेटर्स थे। लाइक आइडियलिज्म अगर है तो आइडियलिज्म के प्रोपगेटर्स कौन हैं। तो सबसे जो फेमस प्रोपगेटर्स हैं आइडियलिज्म के,
वो है सोकरात, प्लेटो। तो ये तो आपके वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट में बेसिकली इट आइडियलिज्म इज एन ओल्डेस्ट फिलॉसफी एंड ड्यू ओल्डेस्ट फिलॉसफी के साथ साथ ये वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट की ओल्डेस्ट फिलॉसफी है। तो इसका जो इसके जो एक्सपोनेंट्स हुए हैं बेसिकली वो वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट से ही हुए हैं, लाइक सोक्रेट्स एंड प्लेटो। जैसा कि पहले भी मैंने अपने लेक्चर में आपको प्रीवियस लेक्चर में आइडियलिज्म जब एक सिंगल लेक्चर के रूप में पढ़ाया था तो उसमें क्या था, हमने बताया था कि आइडियलिज्म जो है वो दो वर्ड्स से बना हुआ है, आइडिया प्लस इज़म। तो आइडिया जो है वो क्या है, विचार है, और इज़म वाद है। तो हम कभी कभी आइडियलिज्म को हिंदी में तो हम लोग आदर्शवाद कहते ही कहते हैं, साथ ही साथ इसको हम विचारवाद भी कहते हैं। तो ये जो विचारवाद है या जो ये प्रिंसिपल जो निकला है वो बेसिकली कहाँ से निकला है, प्लेटो ने ये सिद्धांत दिया था। उनकी फिलॉसफी में विचारों को अनश्वर माना गया और उनके अनुसार ही आदर्शवाद का जो दूसरा पर्यायवाची शब्द निकला था वो था विचारवाद। तो बेसिकली जो आइडियलिज्म शब्द निकला है वो दो शब्दों से मिलकर निकला है, आइडिया प्लस इज़म, और इसकी जो थ्योरी दी गई वो प्लेटो के थ्रू दी गई, और ये सबसे ओल्डेस्ट फिलॉसफी है। तो इसके जो एक्सपोनेंट्स हुए वो भी बहुत वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट में बहुत फेमस फिलोसफर्स के रूप में हुए, लाइक सोक्रेट्स, प्लेटो। और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखेंगे तो जो फेमस हुए हैं वो हैं शंकराचार्य। इसके अलावा इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जो आइडियलिस्टिक फिलोसफर्स हुए हैं वो प्योर आइडियलिस्टिक फिलोसफर्स नहीं हुए हैं, क्यों, शंकराचार्य तो प्योर आइडियलिस्टिक फिलोसफर थे, बट रविन्द्रनाथ टैगोर या महात्मा गांधी या स्वामी विवेकानंद, हम इनको पूरी तरीके से आदर्शवादी नहीं मान सकते हैं, क्योंकि इनमें कभी तो इनके विचारों से लगता है कि ये आदर्शवादी हैं, तो और कभी कभी लगता है कि ये प्रकृतिवादी भी हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि आइडियलिज्म के तहत ये मुख्य एक्सपोनेंट्स हुए। इसके बाद दूसरी फिलॉसफी जो मेजर फिलॉसफी है वो है रियलिज्म। तो रियलिज्म के तहत जो फेमस फिलोसफर्स हुए हैं वो हैं इरास्मस, रिबेलियस, मिल्टन, और इसके अलावा जो फेमस हुए हैं मोंटैग्ने और बेकन तथा रैटके। तो ये आपके फेमस फिलोसफर्स हुए। रियलिज्म के तहत मैंने आपको बताया कि उसके जो मेन एक्सपोनेंट हुए थे वो थे इरास्मस, रिबेलियस, मिल्टन, लॉर्ड मॉन्टेग्ने, बेकन और रैटके। इसी तरह नेचुरलिज्म में जब हम आएंगे तो इसके तो मेन प्रवर्तक रूसो हुए हैं। नेचुरलिस्ट जो हुए हैं, जो सबसे पहले प्रकृतिवाद की जो शुरुआत की थी वो जॉन जैकब रूसो ने की थी। इसके अलावा कॉमेट ने इसमें बहुत कुछ दिया नेचुरलिज्म में, डार्विन में, साथ ही साथ बर्नार्ड शॉ ने और हर्बर्ट ने भी। तो नेचुरलिज्म के जो प्रवर्तक रहे वो जॉन जैकब रूसो, कॉम्टे, डार्विन, बर्नार्ड शॉ और हर्बर्ट। अब आते हैं प्रैग्मेटिज्म में। प्रैग्मेटिज्म के तहत C.B. पियर्से का नाम बहुत फेमस है, वो सबसे फेमस एक्सपोनेंट्स के रूप में हुए हैं। साथ ही साथ विलियम जेम्स, ये भी एक फेमस या कह सकते हैं जो प्रैग्मेटिज्म की जो शुरुआत हुई थी वो C.B. पियर्से और विलियम जेम्स से हुई, फिर शेलर। इसके अलावा जॉन डीवी का भी कंट्रीब्यूशन प्रैग्मेटिज्म में बहुत ज़्यादा मिलता है। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे जॉन डीवी ने तो जो अपना दिया ही योगदान या सहयोग प्रैग्मेटिज्म के अंतर्गत, इसके साथ उनके जो शिष्य हुए, स्टूडेंट हुए, किलपैट्रिक,
उनका भी योगदान बहुत कुछ हमें मिलता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक कंपैरेटिव स्टडी की एक्सपोनेंट के तहत, जिसमें हम लोगों ने आइडियलिज्म के एक्सपोनेंट्स को देखा, रियलिज्म के एक्सपोनेंट्स को देखा, नेचुरलिज्म के एक्सपोनेंट्स को देखा और प्रैग्मेटिज्म के एक्सपोनेंट्स को देखा। अब इसी तरह हम लोग हर एक सब्जेक्ट के तहत हम लोग इसका वो करेंगे और साथ ही साथ इसको कंपेयर भी करते जाएंगे। अब सेकंड जो सब्जेक्ट आता है वो है आपका फंडामेंटल प्रिंसिपल। किन आधारभूत सिद्धांतों पे ये चारों फिलॉसफी टिकी है। पिछले लेक्चर्स में मैंने सिंगल लेक्चर के तहत ये सारे इज़म्स को हमने समझाया। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग तो इज़म्स ऐसे समझ, अगर आप मेरी लेक्चर्स देखेंगे तो जब सिंगल लेक्चर देखेंगे आइडियलिज्म पे तो उसको अलग तरीके से मैंने समझाया हुआ है, बिल्कुल सिंगल फिलॉसफी और बहुत एक्सप्लेन करके मैंने समझाया हुआ है। लेकिन इसी तरह रियलिज़म को भी एक्सप्लेन करके एक सिंगल लेक्चर में समझाया है, नेचुरलिज़म को भी एक्सप्लेन किया है मैंने सिंगल लेक्चर में, साथ ही साथ प्रैग्मेटिज्म और एग्जिस्टेंशलिज्म को भी अलग से एक सिंगल लेक्चर के रूप में मैंने आप एक्सप्लेन किया है। तो अगर आप उन लेक्चर्स को भी देखेंगे, पहले देख चुके होंगे, तो ये जो मैं लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ मेजर फिलॉसफीज़, वो आपको ज़्यादा समझ में आएगी। फिर भी मैं एक बार और रिवाइज करना चाहूँगी कि जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं हर फिलॉसफी की वो क्या क्या हैं और कैसे एक दूसरे से सिमिलर हैं और कैसे एक दूसरे से भिन्न हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं आइडियलिज़म। चूँकि आइडियलिज़म जो है वो सबसे पुरानी फिलॉसफी है। तो आइडियलिज़म क्या कहता है? आइडियलिज़म जो है वो ईश्वर को ही सब कुछ मानता है। ईश्वर ही आदर्शवादियों के अनुसार ईश्वर ही मतलब मुख्य चीज़ है। आइडियलिज्म इंसिस्ट ऑन गॉड। टू अचीव गॉड स्पिरिचुअल परसेप्शन इज नेसेसरी। चूँकि आदर्शवादी ईश्वर को ही मेन केंद्र बिंदु मानते हैं और उनके अनुसार ईश्वर ने ही इस पूरी सृष्टि को, इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया है, तो गॉड को पाने के लिए या ईश्वर की प्राप्ति के लिए हमें सबसे इम्पोर्टेंट जो स्टेप लेना होगा, किस तरीके से हम गॉड को परसीव कर सकते हैं, उसका मेन जो स्टेप है वो है स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता। तो ये मुख्य चीज़ है आइडियलिज्म की, स्पिरिचुअलिज्म। क्योंकि आध्यात्मवाद या आदर्शवाद ये मानता है कि ईश्वर तक पहुंचने का जो ज़रिया है वो बेसिकली स्पिरिचुअलिज्म ही है। इसके बाद एक्सेप्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड। इसका एक मुख्य सिद्धांत ये भी है कि ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड के एग्जिस्टेंस की बात करते हैं आदर्शवादी। आदर्शवादियों का ये मानना है कि जो ये ब्रह्मांड है वो ईश्वर ने बनाया है और ईश्वर की सत्ता अलग है। वो सत्ता क्या है? वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। मीन्स दो तरह के वर्ल्ड की बात उन्होंने की, दो तरह के उन्होंने जगत की बात की। पहला जगत उन्होंने भौतिक जगत बताया और दूसरा उन्होंने स्पिरिचुअलिस्टिक वर्ल्ड बताया, या हम आध्यात्मिक जगत कह सकते हैं। तो आदर्शवादी दो जगत की कल्पना करते हैं, पहली आपकी भौतिक जगत और दूसरी आपकी आध्यात्मिक जगत। भौतिक जगत के तहत उन्होंने हम प्राणियों को बनाया, इस संसार को बनाया। इस संसार में जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी वृक्ष, नदी, पेड़, पर्वत और साथ ही साथ जितने भी प्राणी इस संसार में हमें दिखते हैं वो सब ईश्वर की ही सृष्टि के द्वारा हुए हैं, निर्मित हुए हैं। अब जब हम ईश्वर
को पाने की बात करते हैं तो ईश्वर को पाने के लिए उन्होंने कहा कि जो एक आध्यात्मिक जगत है वहाँ तक जाने के लिए जो रास्ता होगा वो आध्यात्मवाद का होगा, वो स्पिरिचुअलिटी का होगा। तो जो दूसरा फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड के एग्जिस्टेंस की बात करते हैं। थर्ड जो सिद्धांत है आइडियलिज्म का वो है स्पिरिचुअल वैल्यूज आर सुप्रीम एंड यूनिवर्सल। उन्होंने, चूंकि आइडियलिस्टिक फिलॉसफी किसको ज़्यादा महत्व देती है, विचारों को महत्व देती है, और विचारों के साथ साथ वैल्यूज़ और आइडियल्स को महत्व देती है। और किस तरह के वैल्यूज़, स्पिरिचुअल वैल्यूज़। और वो स्पिरिचुअल वैल्यूज़ क्यों सुप्रीम एंड यूनिवर्सल हैं, क्योंकि उनका मानना है कि जो हमारे विचार होते हैं, जो हमारे मूल्य होते हैं, वो अनश्वर होते हैं, वो कभी मरते नहीं हैं। लेकिन जो ये भौतिक संसार है, ये जो भौतिक जगत है, और भौतिक जगत में जितनी भी चीज़ें हम देख रहे हैं वो सब नश्वर हैं। इवन हम लोग भी नश्वर हैं, जो हमारा शरीर है वो नश्वर है, बट शरीर के अंदर जो आत्मा है वो अनश्वर है। तो आदर्शवाद जो है वो किन मूल सिद्धांतों पर टिका है? सबसे पहली चीज़ जो है वो स्पिरिचुअलिज्म। दूसरा उन्होंने बताया ये जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है वो उसको एक्सेप्ट करता है, साथ ही साथ स्पिरिचुअल वैल्यूज़ की बात करता है, और स्पिरिचुअल वैल्यूज़ को ही आदर्शवाद जो है वो सुप्रीम मानता है, यूनिवर्सल मानता है। उन आदर्शवादियों का ये मानना है कि जो वैल्यूज़ हैं वो कभी मरते नहीं हैं। जो फोर्थ प्रिंसिपल है वो वैल्यूज़ आर प्री डिटर्मिन्ड। जितनी भी वैल्यूज़ आइडियलिज्म के तहत जो बनाए जाते हैं वो सब पहले से डिटर्मिन्ड हैं। ऐसा नहीं है कि जो हम सत्यम शिवम सुंदरम की बात आइडियलिज्म कहता है वो कभी भी बन सकते हैं। उनका मानना है कि जो वैल्यूज़ हैं वो अनश्वर हैं, और ये सत्यम शिवम सुंदरम या ट्रुथ, ब्यूटी एंड गुडनेस जैसे वैल्यूज़ हैं वो पहले से ही प्री डिटर्मिन्ड है। आइडियलिज्म इज़ अ कंप्लीट स्पिरिचुअल व्यू पॉइंट। इट इज़ अ मोनोइस्टिक कॉन्सेप्ट। आइडियलिज्म जो है वो एक मोनोइस्टिक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वो ईश्वर की सत्ता में विश्वास करता है। इसी तरह जब हम अब दूसरी कंपैरेटिव स्टडी जो हम करेंगे वो है रियलिज़म की। इसमें जो रियलिज़म जो है वो फिलॉसफी वो गॉड को नहीं मानते हैं। रियलिज़म रियलिस्टिक्स जो अप्रोच है वो ईश्वर को नहीं मानती है, और साथ ही साथ रियलिज़म जो है बिलीव करता है इंडिविजुअल एंड सोशल डेवलपमेंट में। जो उनके आधारभूत सिद्धांत हैं वो इंडिविजुअल एंड सोशल डेवलपमेंट की बात करते हैं। इसके अलावा जो रियलिज़म है वो बिलीव करता है इन द इम्पोर्टेंस ऑफ मटीरियल वर्ल्ड, क्योंकि रियलिज़म जो है वो रेस शब्द से बना हुआ है। रेस ग्रीक भाषा के रेस शब्द से निकला हुआ है। रेस का मतलब होता है रियल। जो चीज़ हमें वास्तविक रूप में दिखाई दे रही है वही सत्य है। साथ ही साथ रियलिज़म की जो फिलॉसफी है वो कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप पे आधारित है। तो कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप को जब हम देखेंगे तो क्या है कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप जो है वो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं कॉज एंड इफ़ेक्ट, जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हैं। तो इस तरीके से रियलिज़म का जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है वो बेसिकली ये कहता है कि ये एक फुली साइंटिफिक फ़िलॉसफी है जो इस बात पे बिलीव करती है कि जो चीज़ें हमें भौतिक जगत में दिखाई देती हैं, क्योंकि वो भौतिक जगत को ही मानते हैं, वो दूसरे और किसी जगत को नहीं मानते हैं, और जो चीज़ें हम परसीव कर सकते हैं सेंसेस के थ्रू वही सत्य हैं। और इनका जो कंसेप्ट है वो प्लूरलिस्टिक कंसेप्ट है। आइडियलिज्म में हमने देखा था वो मोनोइस्टिक कंसेप्ट है, बट रियलिज्म में जो कंसेप्ट है वो केवल एक सत्ता की बात नहीं करते हैं, वो प्लूरलिस्टिक सत्ता की बात करते हैं। अब
नेचुरलिज्म के अगर हम फंडामेंटल प्रिंसिपल्स देखेंगे तो उसके तहत हम देखेंगे कि नेचुरलिज्म डज नॉट बिलीव इन गॉड। वो गॉड में बिल्कुल विश्वास नहीं करते। वो केवल उनके लिए नेचुरलिज्म में सब कुछ जो है वो प्रकृति है, प्रकृति ही सब कुछ है, नथिंग इज़ बियॉन्ड इट। जो जो नेचुरलिस्ट हैं, जो प्रकृतिवादी हैं, उनका मानना है कि ये जो सृष्टि बनी है वो प्रकृति के द्वारा बनी है और प्रकृति सब कुछ है। इट बिलीव्स इन मैटर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मटीरियल वर्ल्ड। वो मैटर पे ज़्यादा फोकस करते हैं, इम्पोर्टेंस देते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि मटीरियल जो जगत है, जो भौतिक जगत है, वही मुख्य है। और साथ ही साथ वो फिज़िकल एंड नेचुरल प्रिंसिपल्स पे विश्वास करते हैं। वो फिज़िकल और नेचुरल प्रिंसिपल को सुप्रीम और यूनिवर्सल मानते हैं। देयर इज़ नो आइडियल और सुप्रीम वैल्यूज़। ये किसी तरह के विचारों या मूल्यों की बात नेचुरलिस्ट नहीं करते हैं। प्रकृतिवादी जो हैं उनका मेन मुख्य सिद्धांत यही है कि ये सृष्टि जो है वो किससे बनी हुई है, प्रकृति के द्वारा बनी है। उनके अनुसार ईश्वर जैसी कोई सत्ता नहीं है, कोई आध्यात्मिक जगत नहीं है, कोई एक अलग से स्पिरिचुअल वर्ल्ड नहीं है। इसके अलावा उनकी जो एटीट्यूड है वो मैकेनिकल है। इट इज़ अ मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट। क्यों मोनिस्टिक? क्योंकि उनका मानना है कि ये सृष्टि का जो निर्माण हुआ है वो प्रकृति के द्वारा हुआ है। अब थर्ड जो फिलॉसफी है वो है प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म जो है वो एक लेटेस्ट फिलॉसफी है जिसके तहत हम लोगों ने देखा कि प्रैग्मेटिज्म जो है वो बिलीव नहीं करता है, वो भी नहीं बिलीव करता है ईश्वर पे, और साथ ही साथ वो किसी भी तरह के स्पिरिचुअल वैल्यूज़ की बातें नहीं करता है। इट हैज़ फुल फेथ इन मैन। उनका ये मानना है प्रैग्मेटिस्ट का कि जो इंसान है वही मुख्य है। वो मैन की कैपेबिलिटी, मैन की एबिलिटी पे ज़्यादा फोकस करते हैं। साथ ही साथ इट अपहोल्ड्स द पावर ऑफ मैन एज सुप्रीम। प्रैग्मेटिस्ट फिलॉसफी जो है वो ना ही ईश्वर को मानती है, ना ही द्रव्य को मानती है, ना ही प्रकृति को मानती है। वो उनकी फिलॉसफी के अनुसार जो मनुष्य है उसके अंदर इतनी शक्ति है कि वो सब कुछ कर सकता है। स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स आर नॉट यूनिवर्सल, दे चेंजेस अकॉर्डिंग टू द चेंज इन टाइम। प्रैग्मेटिस्ट ये कहते हैं कि किसी तरह की जो पहली बात तो वो स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स पे विश्वास नहीं करते हैं। उनका ये मानना है कि जितने भी हम आइडियल्स या वैल्यूज़ बनाते हैं वो प्री डिटर्मिन्ड नहीं हो सकते हैं, वो समय के अनुसार बदलते रहेंगे। क्योंकि प्रैग्मेटिस्ट का जो अप्रोच है वो क्या है, वो चेंज की बात करते हैं, वो एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। वो उनका ये मानना है कि ट्रुथ वही है जो हम एक्सपेरिमेंट करके हम प्रूव कर सकें, जो सत्य वही है जो हम प्रयोगों की कसौटी के द्वारा उसका हम एविडेंस निकाल पाएँ। तो इस फिलॉसफी में भी किसी तरह के प्री डिटर्मिन्ड वैल्यूज़ की बात नहीं कही गई है। और ये जो फिलॉसफी है वो फुली साइकोलॉजिकल है, ह्यूमनिस्टिक व्यू पॉइंट है। इसके साथ ये जो फिलॉसफी है इट इज़ अ प्लूरलिस्टिक कॉन्सेप्ट। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि क्या क्या फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, ये जो डिफरेंट फिलॉसफी है, आइडियलिज्म, रियलिज्म, नेचुरलिज्म एंड प्रैग्मेटिज्म। अब हम लोग बात करेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन क्या है। तो प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन की जब हम बात करते हैं तो इसके तहत हम देखेंगे कि एजुकेशन जो बेस्ड होता है आइडियलिज्म में वो स्पिरिचुअलिज्म और एथिक्स पे बेस्ड है।
अब फिर हम प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन जो है ये चारों फ़िलॉसफीज़ के आधार मतलब जो चारों फ़िलॉसफीज़ हैं या जितने भी इज़म्स जो हमने बताएं इसके आधार पे अलग अलग देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे आइडियलिज़म की जो क्या प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन है। तो उनके अनुसार शिक्षा कैसी होनी चाहिए, शिक्षा के सिद्धांत कैसे होने चाहिए। आइडियलिज़म ये कहता है कि एजुकेशन जो शिक्षा जो है वो स्पिरिचुअलिज्म पे आधारित होनी चाहिए, एथिक्स पे आधारित होनी चाहिए। इट एम्फेसाइजेस ऑन मेंटल कैपेबिलिटीज़, वो मानसिक कैपेबिलिटी को उभारने की बात करते हैं। वो कहते हैं, आदर्शवादियों का ये मानना है कि हम मैक्सिमम मस्तिष्क का प्रयोग करें। साथ ही साथ टीचर एंड करिकुलम सेंटर एजुकेशन की बात जो है वो आदर्शवादी करते हैं। इट एम्फेसाइजेस ऑन बुक लर्निंग। पहले भी जब हमने सिंगल लेक्चर्स लिया था तो काफ़ी डिटेल में बताया था। चूँकि यहाँ कंपैरेटिव स्टडी है तो बस कंपेयर करेंगे एक दूसरे फ़िलॉसफी में कैसे अंतर दिखाई दे रहा है। तो जो मेन मुख्य प्रिंसिपल है एजुकेशन का, आइडियलिस्टिक फ़िलॉसफी का, वो एम्फेसाइज करता है बुक लर्निंग पे। साथ ही साथ ये इंडिविजुअल की भी बात करता है और both individual and society are valued in principles of idealism. It is a definite and specific ideology. ये एक definite और specific ideology हमें दिखाई देती है। इसके साथ एजुकेशन इज़ बी अब हमने आइडियलिज़म के सारे प्रिंसिपल्स को हमने समझाया या समझा, जिसके तहत हम लोगों को ये समझ में आ गया कि ये पूरी तरीके से जो शिक्षा के सिद्धांत हैं आदर्शवाद के, वो स्पिरिचुअलिज्म या आध्यात्मिक हैं। साथ ही साथ एक ये डेफिनेट और स्पेसिफिक आइडियोलॉजी को लेके चलता है, और बुक लर्निंग और टीचर को मुख्य शिक्षा में उनका जो प्लेस है शिक्षक का वो बहुत मेन है। और करिकुलम सेंटर, टीचर एंड करिकुलम सेंटर एजुकेशन है आइडियलिस्टिक फ़िलॉसफी का। अब जो दूसरी फ़िलॉसफी है उसको हम कैसे कंपेयर करेंगे कि एजुकेशन रियलिज़म में, चूँकि एक वो साइंटिफिक एटीट्यूड की बात करता है रियलिज़म, तो रियलिज़म की जो शिक्षा होगी वो बेस्ड होगी साइंस पे आधारित होगी, विज्ञान पे आधारित होगी, क्योंकि वो कोई भी चीज़ विदाउट परसेप्शन उनको वो कहते हैं कि किसी बिना हम किसी चीज़ को सेंसेस के द्वारा परसीव किए, एक्सपेरिमेंट के द्वारा, एक्सपीरियंस के द्वारा हम नहीं मान सकते हैं कि वो सत्य है। अब जो दूसरी फ़िलॉसफी है उसको हम कैसे कंपेयर करेंगे कि एजुकेशन रियलिज़म में, चूँकि एक वो साइंटिफिक एटीट्यूड की बात करता है रियलिज़म, तो रियलिज़म की जो शिक्षा होगी वो बेस्ड होगी साइंस पे आधारित होगी, विज्ञान पे आधारित होगी, क्योंकि वो कोई भी चीज़ विदाउट परसेप्शन उनको वो कहते हैं कि किसी बिना हम किसी चीज़ को सेंसेस के द्वारा परसीव किए, एक्सपेरिमेंट के द्वारा, एक्सपीरियंस के द्वारा हम नहीं मान सकते हैं कि वो सत्य है। तो उनकी जो एजुकेशन होगी वो बेसिकली किस पे बेस्ड है, आपकी emphasizes on science basically. It emphasizes on behavior and experiment also. इनका जो emphasis है वो behavior और experiment based भी है, और basically जो शिक्षा है वो present life की हैप्पीनेस की बात करती है, चाइल्ड और उसके प्रेजेंट लाइफ की हैप्पीनेस की बात करती है। जिस तरीके से यहाँ पे आइडियलिज़म में हमने देखा कि यहाँ पे जो है आइडियलिज़म की जो फ़िलॉसफी है वो बुक सेंटर्ड है, लेकिन ये बुक को अपोज करते हैं रियलिस्टिक। साथ ही साथ यहाँ रियलिज़म में भी इंडिविजुअल और सोसाइटी की वैल्यू की जाती है। और रियलिज़म फ़िलॉसफी जो है वो लायबल चेंज है, मतलब
इस चेंज पे आधारित है। उनका मानना है कि हम हैप्पीनेस की बात करते हैं, मनुष्य के खुशी की बात करते हैं, तो इसके अनुसार ही हमें शिक्षा का निर्माण करना होगा। तो ये जो है वो रियलिस्टिक फ़िलॉसफी है। एजुकेशन, अब जो थर्ड फिलॉसफी जो है वो नेचुरलिज्म है। नेचुरलिज्म में बेसिकली एजुकेशन कैसा होगा, चूँकि जॉन जैकब रूसो ने पहली बार नेचुरलिज्म या प्रकृतिवाद का नारा दिया था, जिसके तहत उन्होंने प्रकृति के अनुसार शिक्षा की बात कही थी। तो प्रकृति के अनुसार अगर हम शिक्षा की बात करेंगे तो वो जो शिक्षा होगी वो किस पे बेस्ड होगी, बालक के उसकी एबिलिटी पे, उसकी जो क्या कैपेसिटी है, उसका इंटरेस्ट क्या है, वो किस चीज़ में उसका रुझान है। तो जब हम चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करते हैं तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की शुरुआत जो है वो साइकोलॉजी पे हो जाती है। तो इट एम्फेसाइजेस ऑन बेसिक इंस्टिंक्ट, इंटरेस्ट एंड टेंडेंसीज। जो नेचुरलिस्टिक एजुकेशन है वो एम्फेसाइज करता है कि बच्चे का क्या बेसिक इंस्टिंक्ट है, उसका कैसा इंटरेस्ट है, क्या टेंडेंसी है, इन सब बातों पे जोर देता है। अब चाइल्ड इज़ द सेंटर ऑफ एजुकेशन। जो सेंटर ऑफ एजुकेशन जो है वो चाइल्ड है। तो इस तरीके से साथ ही साथ बुक लर्निंग को अपोज करता है नेचुरलिज्म, और इंडिविजुअल इज़ कंसीडर्ड एज वैल्यूड। इंडिविजुअल की बात करता है। साथ ही साथ इट इज़ अ प्रोग्रेसिव एंड डायनेमिक आइडियोलॉजी। तो इस तरीके से हमने नेचुरलिज्म के सिद्धांतों को शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में देखा। अब जो चौथी फिलॉसफी है हमारी वो है प्रैग्मेटिस्ट फिलॉसफी। प्रैग्मेटिस्ट भी एक न्यू फिलॉसफी है जिसकी बेस जो अमेरिका में रखी गई थी। तो और ये भी जो फिलॉसफी है वो साइकोलॉजिकल बेस्ड है, साथ ही साइंस बेस्ड है, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट में ये फिलॉसफी विश्वास करती है। तो जब हम एक्सपेरिमेंट और साइंस में विश्वास करेंगे और वो उन्हीं सत्यों को प्रैग्मेटिस्ट सत्य मानता है जिसको हम एक्सपेरिमेंट या प्रयोग के द्वारा सिद्ध करते हैं। तो इस तरीके से चाइल्ड इज़ द फोकल पॉइंट ऑफ ऑल एजुकेशनल एक्टिविटीज़। जो बालक है वही सेंटर ऑफ एजुकेशन है। जितनी भी एजुकेशनल एक्टिविटी होगी उसमें सेंटर ऑफ एजुकेशन जो होगा वो बालक होगा। इट अपोजेस बुक लर्निंग, यहाँ भी बुक लर्निंग को अपोज किया गया। साथ ही साथ ओनली सोशल डेवलपमेंट की बात की गई, यहाँ पे इंडिविजुअल डेवलपमेंट की नहीं, सोशल डेवलपमेंट की बात की गई। और इट प्रैग्मेटिज्म की जो सिद्धांत हैं शिक्षा में वो भी नेचुरलिज्म की तरह प्रोग्रेसिव, डायनेमिक और बट चेंजेबल आइडियोलॉजी पे विश्वास करते हैं, क्योंकि इनका सिद्धांत वो क्या है कि वो प्री डिटर्मिन्ड वैल्यू पे नहीं विश्वास करते हैं। उनके प्रैग्मेटिस्ट ये कहते हैं कि समय और देश काल और समय के अनुसार जो हैं वो विचार हमारे बदलते रहते हैं, सत्य हमारे बदलते हैं रहते हैं। तो एक जैसे सत्य की बात उन्होंने नहीं हुई। तो इस तरीके से हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन डिफरेंट फिलॉसफीज़ की हमने देखी।